हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज एक बार वापस आप सभी के साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे आज के इस अनअकैडमी जुडिशरी सेशन में, जहां हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि आपके करियर से जुड़ी हुई है। ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं और याद करते हैं कि जब हम अपनी एआईबी की तैयारी कर रहे थे उसी समय से आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर एक सेशन एआईबी के रिजल्ट आने के बाद जरूर होना चाहिए जिसमें हम इस बारे में बात करें कि इस एआईबी के रिजल्ट आने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या है और उनको कैसे परस्यू किया जाए। और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि सर जैसे ही आपने अपने एआईबी को कंप्लीट किया, आपको तुरंत एक्ट करना चाहिए और अपने करियर की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी भी ये काम नहीं किया तो शायद थोड़ा ज्यादा लेट हो जाए। तो चलिए आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, इस वक्त आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और आपके लिए कौन सी बेस्ट करियर प्रोफाइल है इस एग्जाम के बाद। तो शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वही बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मुझसे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और उसके साथ ही साथ सारी जानकारियां मिलती रहें और आप रेगुलरली हमारे साथ कनेक्टेड रहें, हमारे अपडेट से कनेक्टेड रहें। और अगर आपका कोई भी डाउट है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू कर पाएं। शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। तो ये बात तो हमें और आपको दोनों को पता है कि सर अब इस गली में वापस हमें शायद लौट के आना ना पड़े, बहुत ही कम कारणों से आना पड़ेगा, लेकिन दोबारा उस पूरे साइकिल में जाना नहीं पड़ेगा कि सर एग्जाम की डेट आई है नहीं आई, फॉर्म एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपको इसी वेबसाइट में, यानी कि इसी ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे आपको आपका रिजल्ट मिल चुका है। और मैं आप सबको एक बार दोबारा फॉर्मली बधाई दे देता हूं कि चलिए भाई, आपको आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन था वो मिल चुका है और आपके नाम के आगे एडवोकेट ऑलमोस्ट लग चुका है। अब जरा समझ लेते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। अब इस एआईबी के बाद जो है ना, ऐसी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो खुलती हैं, या एटलीस्ट आप जिस ड्रीम जॉब तक जाना चाहते थे उनमें से कई ऐसी पोजीशंस हैं जिनका रास्ता इस एआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही जाता है। और डेफिनेटली कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उसमें एआईबी क्वालिफाई करना या ना करना दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है। आज मैं इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और आपको एक हेड्सअप देने वाला हूं कि इस वक्त आपको कैसे एक्शन लेना चाहिए। और ज्यादातर बच्चे, सबसे ज्यादा जिनका जो कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा जो मेजर डोमेन बढ़ती है वो आके बढ़ती है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में। तो मैंने इस बात को भी यहां पे एड्रेस कर दिया है कि सर एक तरफ हमारे पास प्राइवेट जॉब्स है और एक तरफ हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स है, और हम दोनों ही प्रोफाइल्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले उस चीज को एड्रेस करने से जो एआईबी के बाद सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटरीली मिली जाती है, जिसका नाम है लिटिगेशन। अब ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पीछे की जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर, ये काला गाउन, ये काला कोट, ये फाइल पकड़ के कोर्ट में जाना, अल्टीमेटली यही वो सबसे पहला ड्रीम होता है जो ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इस लॉ को शुरू करने से पहले देखता है और एआईबी कंप्लीट करने के बाद ये ड्रीम की तरफ सबसे पहला कदम उठाता है। तो सबसे पहली करियर प्रोफाइल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिटिगेशन। अब लिटिगेशन वाले इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो कि लिटिगेशन में हमेशा भीड़ हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, आपको हमेशा भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी। अब और भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि जुडिशरी वाले बच्चे भी जो है आपका वो प्रैक्टिस करने के लिए आ चुके हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अपना एआईबी क्वालिफाई कर चुके हैं तो मैंने आपको पहले से ये बात बोली हुई थी कि आपने हो सकता है अभी तक कोई ना कोई चैम्बर ज्वाइन कर लिया हो, किसी ना किसी एडवोकेट को ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन अगर नहीं किया है तो शायद ये क्रूशियल समय है कि आप बिल्कुल इंतजार मत करो। अगर तुमने ये सोच लिया है कि तुम्हें लिटिगेशन ही करना है तो फटाफट किसी एडवोकेट या चैम्बर को ज्वाइन कर लो। यहां पे एडवोकेट ऑब्लिक चैम्बर क्यों लिखा हुआ है? अगर तुम किसी स्पेसिफिक, किसी ऐसे एडवोकेट जो तुमसे कुछ 3 4 5 साल ही बड़ा है, जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी ज्वाइन करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी फुल फ्लेज चैम्बर को ज्वाइन करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे आके मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम पहले ड्राफ्टिंग सीखें, फाइलिंग सीखें, कोर्ट प्रोसीजर सीखें, क्लाइंट हैंडलिंग सीखें, क्या सीखें? ये वही वाली बात हो गई कि मैं जाके ये बोल रहा हूं कि यार मैंने एक मर्सिडीज खरीद ली है, अब पहले मैं ब्रेक लगाना सीखूं, एक्सीलेटर लगाना सीखूं, हैंड ब्रेक लगाना सीखूं। गलत बात है। तुम्हें जो सिखा रहे हैं तुम्हारे एडवोकेट तुम वो सीखो। हां, आइडियली कुछ ऐसी स्किल्स है जिनके ऊपर तुम्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि ड्राफ्टिंग की स्किल्स आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, कोर्ट प्रोसीजर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि अपने जिस भी ऑफिस को आपने ज्वाइन किया है वहां पे आप अपने सीनियर्स के साथ बैठें और सीखने की कोशिश करें कि वो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि एक्चुअल में आपकी ड्राफ्टिंग को स्ट्रांग बनाती हैं, क्योंकि वही एग्जैक्टली आपको हमेशा हेल्प करेगा थ्रू आउट लिटिगेशन प्रोसेस और आगे भी अगर आप अपने करियर को स्विच करते हैं। लेकिन सर ये तो बड़ी लेम सी बात हो गई कि आपने लिटिगेशन की बेसिक चीज के बारे में बता दिया, लेकिन सर आपने कभी भी हमें यह नहीं बताया कि लिटिगेशन करना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। देखो, मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि अगर आप एक सेकंड जनरेशन लॉयर हैं या आपने फर्स्ट ईयर से इसके अलावा कोई ड्रीम ही नहीं देखा तो लिटिगेशन को परस्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिटिगेशन का एक थंब रूल होता है कि जितनी
जल्दी आप एंट्री लेंगे उतना जल्दी आप अपने आप को सेटल पाएंगे, जितना डिले करते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी, तो पहले खुद को सेटल कर लो। अब इस लिटिगेशन के साथ साथ आप कुछ बैकअप्स बना के चल सकते हो, जैसे कि आप लिटिगेशन के साथ साथ मास्टर डिग्री में एनरोल कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप एलएलएम के साथ साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बात कंप्लीटली अलाउड है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप नेट क्वालिफाई करके एकेडमिक्स में चले जाएं, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो ये बात तो हम सबको पता है कि भाई आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप है कि आप सीनियर एडवोकेट बन जाएंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर आप हायर जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आप जजशिप भी कर सकते हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी 7 साल की प्रैक्टिस के बाद मिल जाता है। तो मैं उन सब चीजों के बारे में जजशिप में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल का लिटिगेशन का मामला यह है कि एक बैकअप जरूर बना के चलना, और दूसरा जितनी जल्दी हो सके लिटिगेशन में एंट्री कर लो, और प्रेफर हमेशा यह करना कि कोई ज्यादा सब्सटैंशियली यंग एडवोकेट अगर तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारा ही सीनियर हो, जो तुम्हें बहुत एक्टिवली काम सिखा पाए, तो जल्दी काम सीखोगे, रादर देन किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउस में चले गए जहां तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो शायद थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बढ़ते हैं आगे हमारी अगली प्रोफाइल की तरफ, जुडिशरी, जिसके बारे में लगभग सभी बच्चा बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि सर जुडिशरी का इस वक्त जो ओवरऑल क्राउड है वो बहुत ज्यादा परेशान है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की वजह से, और दूसरा रीजन ये कि सर जुडिशरी का रास्ता भी अब लिटिगेशन से होके जाता है और एआईबी के प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बारे में अगर बात करी जाए तो वहां पे एआईबी का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। जिस तारीख से आपका टेम्पररी एनरोलमेंट नंबर आया है उस तारीख से हम आपकी प्रैक्टिस को मान लेंगे, बस आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और एटलीस्ट अपने सर्टिफिकेट में दिखाना पड़ेगा कि आप 3 साल कोर्ट गए, और वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बनाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, जुडिशरी वाले बच्चों के लिए कई सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको केवल एक एलएलबी की डिग्री चाहिए होती थी, लेकिन अब आपको एक रजिस्ट्रेशन भी चाहिए अपने स्टेट बार काउंसिल में, और साथ ही साथ 3 ईयर रूल को भी आपको क्वालिफाई करना है। तो अब ये बच्चे जो इस वक्त एलएलबी कर चुके हैं, एआईबी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो क्या करें? मुझे नहीं पता अभी तक आपका कितना टाइम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ज्यादातर आप में से जितने भी जुडिशरी के बच्चे हैं वो यही 2 ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, या तो वो सिविल जज की तरफ जा रहे हैं या तो हायर जुडिशियल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपको 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं इसको कट कर रहा हूं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत टाइम है और आपको पता है आपको क्या करना है। लेकिन जो सिविल जज वाले बच्चे हैं, इस वक्त मेरा कहा मानिए, आप जिस भी जगह पे हैं, यानी जहां पे भी आप रिसाइड करते हैं, वहां ऑलरेडी आप किसी सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट से जाके मिलिए और उनसे बोलिए कि सर मैं आपके ऑफिस में, दफ्तर में प्रैक्टिस करना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता कि अप्रोच कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सामने से जाके बोलेंगे, शायद ही कोई ऐसा एडवोकेट होगा जो आपको अपने साथ रखने को मना करेगा या काम नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप अभी सीयूईटी का फॉर्म आया है, आगे क्लैट पीजी का फॉर्म आएगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप खुद को एलएलएम में डाल लीजिए। अब आप बोलेंगे सर आप बार बार एलएलएम क्यों कह रहे हैं? एलएलएम में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जज बन जाते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन कि हमेशा किसी एक रास्ते पे जाने से पहले एक सप्लीमेंट्री बैकअप रास्ता अपने पास होना चाहिए। एलएलएम उसी का बहुत बड़ा गेटवे है। तो अगर आप एलएलएम करते हैं तो आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी कि आपका प्रैक्टिस भी काउंट हो रहा है, साथ साथ आपके पास 1 साल या 2 साल के एलएलएम की डिग्री आ गई, जिसके बाद आपको एकेडमिया की लाइन में और दूसरे ऐसे कई एग्जाम्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उनको आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं और उसको क्वालिफाई करके बड़ी आसानी से आप कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब को भी एटलीस्ट परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल का प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा है। तो जितने भी ऐसे जुडिशरी के बच्चे हैं उनको यह करना चाहिए मेरे ख्याल से कि इमीडिएटली, या तो अगर आप एलएलएम वाले बच्चे हैं तो जिस सिटी में आपका कॉलेज है उस सिटी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, सेशंस कोर्ट में जाइए और वहां जाके किसी एडवोकेट को ज्वाइन करिए। अगर आप एलएलएम नहीं करना चाहते या ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप सिंपली किसी कोर्ट में किसी एडवोकेट को जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी जल्दी आपके जुडिशरी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाए सर? देखो, प्रिपरेशन के लिए तुम्हें 1 से 1.5 साल लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मैं भी मना नहीं कर सकता, तुम भी मना नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, लेकिन आपको कम से कम 1 से 1 साल 2 महीने 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे, और इस प्रिपरेशन के लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि एलएलएम, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन एक साथ नहीं हो सकती, या तो अभी 6 महीने का ब्रेक ले लो और एक बार स्ट्रॉन्ग स्टडी करने के बाद ज्वाइन कर लेना कोर्ट, या कोर्ट में जब वेकेशन लगे तो अपनी वेकेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, एडवोकेट साहब से बात कर लेना, लेकिन तुम्हें अपने 6 से 7 महीने एकदम एक्सक्लूजन के निकालने पड़ेंगे अगर तुम जुडिशरी के लिए प्रेप करना चाहते हो। आते हैं हमारे अगले प्रोफाइल पे। अब ये अगली प्रोफाइल भी ऐसी है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब जैसे रिसेंटली अभी ये मुझे एक बच्चे से बात हुई मेरी, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनको कंपनी सेक्रेटरी एक है, उनसे बात करने का मौका मिला है, तो वो सोच रहे हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को ज्वाइन करें या कॉर्पोरेट लॉयर फर्म में जाएं या फिर कहीं और जाएं, समझ नहीं आ रहा है। अब देखो, मैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म के लिए तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहली तो ये कि कॉर्पोरेट लॉ फर्म, अगर आपका आइडियल गोल है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एआईबी एग्जाम की एज सच आपको जरूरत नहीं है। आप अपने एलएलबी के दौरान से इंटर्नशिप करते हो और एलएलबी के तुरंत बाद आपकी हायरिंग भी हो जाती है। लेकिन मान लो अभी तक तुमने ऐसा कुछ नहीं किया,
क्या है। तो मेरा कहा मानो तो 3 डोमेन को एक्सप्लेन जरूर करना। सबसे पहले तो तुम्हें ऑलरेडी ये बात पता है कि टियर 1 टियर 2 लॉ फर्म्स होते हैं। टियर 1 में तो जाना काफी मुश्किल है बिना इंटर्नशिप के। टियर 2 टियर 3 लॉ फर्म्स में ही तुम्हें मिलेगी जगह अभी, लेकिन वहां जाना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। लेकिन तुम्हें अभी से एक्सटेंसिवली सारी चीजों को छोड़ के केवल और केवल जो हॉट सिटीज हैं इंडिया की, जहां पे कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स काफी ज्यादा बड़ी हैं, वहां जाना पड़ेगा और वहां जाके अपनी एंट्री इंश्योर करनी पड़ेगी थ्रू इंटर्नशिप। अब मैं बात जानता हूं कि वहां ऑलरेडी सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे इंटर्नशिप पे होंगे, तुम्हें लगेगा कि मैंने ऑलरेडी 5 साल की एलएलबी कर ली है, 1 साल उसको हो चुके हैं, अब मैं जाऊं और जाके इंटर्नशिप करूं। बट दिस इज हाउ इट इज, एंड इसी तरह से आपको वहां पे इनटेक मिलेगा। आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी टियर 3 फर्म से शुरू करिए और उसके बाद धीरे धीरे खुद को ग्रो करिए, बट यू विल हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है इन हाउस काउंसिल, जिसको कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और एक बड़ी अलग चीज है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। कुछ लोगों का ड्रीम कॉर्पोरेट फर्म में जाने का नहीं होता। कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि उनको एक लीगल एडवाइजर की तरह कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करना है। जैसे कि एक बड़ी कंपनी जैसे अनअकैडमी, तो उसके अंदर एक लीगल डिपार्टमेंट है, उस लीगल डिपार्टमेंट के अंदर मुझे काम करना है। तो ये करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे स्टार्टअप्स, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनकी लीगल डिपार्टमेंट हायरिंग करती है। आप बिना एआईबी के भी वहां अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे सीधे अपनी एंट्री लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो है गवर्नमेंट जॉब्स की। अब ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिनको मैं अभी दूर कर देता हूं। देखो, जब तुम बात करते हो लॉ में गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उसमें तुम्हारे पास, अगर तुम स्पेसिफिकली कॉलेज में बात करो, तो तुम्हें मेजरली 2 जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताया जाता है। पहला जुडिशरी जजशिप बन जाओ, या तो एडीपीओ की सरकारी वकील बन जाओ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स है जिसको आप परस्यू कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा और अपने ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे समझते हैं? जैसे कि सबसे पहली एक जॉब प्रोफाइल है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। बहुत सारे बच्चे ये बात नहीं जानते कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर यूपीएससी के द्वारा निकाली गई एक वैकेंसी है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वक्त जितने भी आप में से एआईबी 20 क्वालिफाइड बच्चे हैं, अगर आप चाहें तो इसका सिलेबस गूगल पे जाके पढ़ लो। बहुत जल्द ये वैकेंसी आने की संभावना है, मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही आएगी। और इस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को तुम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो और हो सकता है क्वालिफाई करने के बाद तुम बहुत ही अच्छे ग्रेड में चले जाओ और तुम्हें और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ना मिले। यहां पे लॉ वाले बैकग्राउंड के बच्चों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेबर लॉज यहां पे काफी डोमिनेंट रहते हैं। देन हमारे पास एक और जॉब प्रोफाइल है जैक, जिसके लिए आपको क्लैट पीजी देना पड़ता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इसके बारे में यहां पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिस्टम क्या है सर? आपने एआईबी क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधे जाइए और जाके इस एपीपी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी एपीओ, एमपी एडीपीओ, ये सब अलग अलग एग्जाम्स है जिनके बारे में अभी तैयारी चली रही थी। सीबीआई एपीपी अभी अभी हुआ है, तो ऑलरेडी ये जो एपीपी के एग्जाम्स है, आपको चूज करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये जॉब प्रोफाइल सही लगती है, तो आप इसको परस्यू कर सकते हो। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या एपीपी बनने के बाद जुडिशरी दिया जा सकता है? अभी तक 3 ईयर का एक भी नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट ने जारी नहीं किया है, कह नहीं सकते, लेकिन हाँ अभी तक के हिसाब से एपीओ के जो वाला बच्चा है, एपीओ क्वालिफाइड बच्चा, वो भी जुडिशरी अटेम्प्ट कर सकता है। अब इसके बाद एक अलग डिपार्टमेंटल चीज आती है, वो है लीगल ऑफिसर की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को या फिर आप एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स को रेगुलरली फॉलो करें, तो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपके पास ये पता होगा एनटीपीसी है, या एसईसीएल है, या आईबीपीएस है, या सेबी है। ऐसे बहुत सारे पीएसयूज हैं जहां पे लीगल डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर का पोजीशन निकलता है, जो कि एक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब ही है, गवर्नमेंट जॉब ही कह सकते हैं आप उसको। और वहां आपकी जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, प्रमोशन भी अच्छा है और आपकी पूरी लाइफ भी सॉर्टेड है। तो ये जो लीगल ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल है, इसको भी आप परस्यू कर सकते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ा सा डेविएट करना पड़ेगा अपनी बाकी सभी चीजों से, और कम से कम 6 महीने की एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी होगी, जिसके बाद आप इस जॉब प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। अगला हमारे पास वही सेम प्रोफाइल है, जो कि है स्टेट लॉ ऑफिसर एंड पीएसयू, जो कि सिमिलरली इसी की तरह काम करता है, और इसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। इसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ेगा अलग अलग इंप्लॉयमेंट न्यूज को, या फिर आप किसी इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू भी इसको परस्यू कर सकते हैं। और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर हम एक एडवोकेसी भी करते रहें, लेकिन हमारा थोड़ा सा पे जो है ना स्ट्रांग हो जाए, ताकि हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए। इसके लिए बड़ी अच्छी चीज आपको जो नहीं पता है, वो ये है कि केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में जो अलग अलग विभाग होते हैं, वहां पे टेम्पररी बेसिस में लॉयर्स को हायर किया जाता है एज लीगल एडवाइजर्स या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसका काम क्या होता है सर? इनका काम बड़ा सिंपल सा है कि मान के चलो कि अगर यहां पे कोई एक, मान लीजिए आप किसी कॉलेज से पढ़े, उस कॉलेज के ऊपर भी केसेस होते होंगे, उस कॉलेज को भी अपने लीगल मैटर्स पे सजेशन चाहिए होता होगा, तो वो वहां के किसी एडवोकेट को हायर कर लेते हैं 60,000 70,000 रुपए महीने पे, और बोलते हैं कि आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, हमारे दफ्तर में आके भी सुबह से शाम तक थोड़ा समय दीजिए, ताकि हम आपसे अपने लीगल डाउट्स को फुलफिल कर सकें। और ऐसी जॉब प्रोफाइल्स भी आपको ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बहुत सारे लोग वंचित हैं।
अब कई ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर आपने जितना भी बताया इसमें से एआईबी के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूजफुल नहीं है, मतलब एआईबी नहीं निकालते तो भी इन जॉब को परस्यू कर लेते। एआईबी के बाद क्या खुल रहा है? एआईबी के बाद इन हाउस काउंसिल की जो जॉब प्रोफाइल है ना वो काफी ज्यादा बेहतर है। क्यों? सर बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं, स्टार्टअप हैं, हॉस्पिटल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एनजीओज हैं जो अपने इन हाउस काउंसिल हायर करते हैं। इन हाउस काउंसिल कौन होते हैं? यहां पे आपको ये पता होगा कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपने लीगल डिपार्टमेंट को रखती है जो कि इनसाइड द कंपनी लीगल रोल्स को संभालती है, लेकिन उस कंपनी के ऊपर अगर कोई केस होगा तो उसको एक एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे, तो कंपनी कुछ एडवोकेट्स को ही हायर कर लेती है एज हमारे इन हाउस काउंसिल, जो कि हमारे कंपनी के इंप्लॉइज हैं और वो हमारी कंपनी के ऊपर होने वाले किसी भी केस को कोर्ट में जाके लड़ेंगे। इसको इन हाउस काउंसिल कहते हैं। और ये इन हाउस काउंसिल अलग अलग जगहों पे उसके रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं और एआईबी क्वालिफाई करना ही इसका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। कई जगहों पे उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है 2 साल 3 साल, लेकिन कई जगहों पे फ्रेशर्स को भी हायर किया जाता है इन असिस्टेंट रोल और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के जो बहुत सारे लोगों का बैकअप होता है, और मैं कहता भी हूं कि मैंने अभी आपको 2 रोल्स में बताया कि आप एलएलएम कर लो, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल बच जाएगा, वो है ये है एकेडमिया का। यानी कि मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को बोला कि एलएलएम कर लो। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई एक बैकअप होना चाहिए, एलएलएम इज द बेस्ट गेट अवे। क्यों? क्योंकि आप 1 साल या 2 साल दोनों में से कोई भी एलएलएम कर सकते हैं, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर 1 साल का एलएलएम कर रहे हो तो इस बात को देख लेना कि जिस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो वो इंस्टीट्यूशन सही रेपुटेशन का है या नहीं, क्योंकि इंडिया के सभी टॉप एनएलयूज जो है वो 1 साल का एलएलएम ही करवाते हैं। अब मान के चलो कि तुमने 1 या 2 साल का जो एलएलएम किया, उसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है? अब उसके साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस तो काउंट हो रही है, तो प्रैक्टिस काउंट होते होते तक तुम अपना जुडिशरी का शायद अटेम्प्ट भी दे दो। इसके बाद एलएलएम का नेक्स्ट स्टेप है पीएचडी। अगर आप पीएचडी करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आप सीधे एलएलएम के बाद नेट की तरफ आगे बढ़ें और यूजीसी नेट एग्जाम को अप्लाई करें। जिसने भी एलएलएम के दौरान पढ़ाई सही से करी है, यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसको निकालना मुश्किल नहीं है। अब सर ये यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है? यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल में आ सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे ग्रेड पे की नौकरी है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो अगर आप पीएचडी में खुद को एनरोल करेंगे तो सरकार आपको अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देगी तकरीबन 40 से 40 to 42,000 पर मंथ। और अगर वो 2 साल बाद एसआरएफ में कन्वर्ट होता है तो आपको मिल जाएंगे कितने? तकरीबन 50-55 हजार रुपए महीना, जो ऑलमोस्ट अपने आप में एक सैलरी जैसा है। देन आपके पास एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और रिसर्च के रोल्स होते हैं। अलग अलग जगहों पे आप एज अ रिसर्चर ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लिए एक बहुत बड़ा बैकअप है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट जॉब ऑल्सो। और मेरे ख्याल से अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो AIB 20 अभी क्वालिफाई किए हैं, तो आपके सामने मैंने पूरा मेन्यू कार्ड सजा के रख दिया है, लेकिन आपको ये चूज करना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर एक्ट करना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज एक्ट। इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक्ट करें। और अगर अभी आप किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी लिटिगेशन को ज्वाइन नहीं करना है, मुझे लॉ ऑफिसर का एग्जाम ही क्रैक करना है, तो कोई बात नहीं, आप अपना गोल सेट कर लिया है, अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए उस एग्जाम के प्रति। किसी चीज का वेट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी जो भी चीजें वो अगले 2 महीने में तुम्हें डिसाइड करनी है, क्योंकि उसके बाद शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। एक्ट स्मार्टली। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक AIB क्वालिफाई नहीं किया है, बिल्कुल चिंता मत करिए, जून में AIB होने वाला है। मैं आपके लिए स्पेशल बैच लेके आ रहा हूं और इस बार हम इस बात को 100% इंश्योर करेंगे कि हमारे बैच से कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो AIB मिस कर जाए। तो ये बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, एटलीस्ट मैं आपको कोशिश जरूर करूंगा अपने एंड से, मैं इस बात की प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं। और आपका हिसाब से, आपके हिसाब से आपके आगे की जर्नी कैसी होनी चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको किसी और चीज के बारे में जानना है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे साथ जुड़ के अनअकैडमी पे अपनी लॉ की पढ़ाई अच्छे से करना चाहता है, बी इट फॉर जुडिशरी, APP, APO या किसी भी, अगर आप चाहते हैं एक बार पूरा लॉ आप अच्छे से पढ़ें, तो इस वक्त आप ये काम कर सकते हैं मात्र 9,499 में, क्योंकि इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 9,500 में 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन। बस इसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है और आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये 15 जनवरी यानी कि कल ही के दिन तक वैलिड है और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल एक बार दोबारा। तब तक के लिए गाइज स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे।